तो दोस्तों, क्या आप प्लान कर रहे हैं 2023 में अपने लिए एक नया पीसी बिल्ड करने का? इसे बिल्ड तो करना है, बट कैसे करना है इसका पूरा प्रोसेस आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ही सही जगह पे आए हैं, यानी बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब मजे में हो गए। टेक ऋषि चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज लेके आया हूँ मैं एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीसी के सभी कंपोनेंट्स एक एक करके कलेक्ट करके आप अपने लिए अपने ही घर पे कैसे पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स एंड केस यूज किया है जो आपके पीसी बिल्ड के लिए अच्छा रेफरेंस हो सकता है। हम सभी सपना देखते हैं अपने लिए एक अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड करने का, जो सभी AAA गेमिंग टाइटल्स चला सके, या फिर हमें वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, या फिर कोडिंग, उन सभी को चलाने में सक्षम हो। इसके अलावा मार्केट में हमें प्री बिल्ड पीसी भी मिल जाते हैं, बट वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो उनकी तरफ जाने की बजाय अगर आप में गट्स एंड पेशेंस है तो अपना गेमिंग और एडिटिंग पीसी आप घर पर ही बना सकते हैं। एंड अगर प्री बिल्ड पीसी ऑर्डर करने की बजाय आप अपने लिए पीसी खुद बिल्ड करते हैं तो यहाँ मनी सेव करने के काफी ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप पीसी अपने घर पे बिल्ड कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है जो कंपोनेंट्स आप परचेज करने जा रहे हैं वो कंपैटिबल है या नहीं। मींस अगर आप जो CPU परचेज कर रहे हैं तो मदरबोर्ड भी उस CPU के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करके ही परचेज करना है। तो जो कुछ भी आप ऑर्डर करते हैं या लोकल मार्केट से परचेज करते हैं वो CPU, मदरबोर्ड, रैम, SSD एंड GPU सभी की एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी आपको पहले से चेक कर लेनी है। तो अभी मार्केट में आपको लेटेस्ट इंटेल के 13 जेन प्रोसेसर्स मिल जाते हैं जो कि DDR4 एंड DDR5 दोनों तरह की मेमोरीज एंड स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं। एंड AMD में आपको लेटेस्ट में AMD के 7th जेन प्रोसेसर्स मिल जाते हैं जो केवल DDR5 मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। तो पीसी बिल्ड करने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा बिल्ड आपको सूट करता है एंड उसके सभी कंपैटिबल कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर लेना है। तो इन कंपोनेंट्स का सिलेक्शन एंड पीसी बिल्ड कैसे करना है मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वो कंपोनेंट्स जिनको हमने इस पीसी बिल्ड में यूज करना है उन्हें सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि CPU, GPU, मदरबोर्ड, रैम, स्टोरेज, पावर सप्लाई यूनिट एंड CPU कूलर। तो सबसे पहले अगर CPU की बात करें तो इस बिल्ड में मैंने इंटेल 13600K का यूज किया है, जो कि इंटेल की तरफ से आने वाला 13 जनरेशन का i5 CPU है। इसमें हमें टोटल 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स मिल जाते हैं। टोटल 14 कोर्स में हमें 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर मिल जाते हैं, और मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी हमें परफॉर्मेंस कोर की 4.8 गीगाहर्ट्ज एंड एफिशिएंसी कोर की हमें 3.5 गीगाहर्ट्ज देखने में मिल जाती है। और दोस्तों, ये के वर्जन CPU है, यानी इसे हम ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। एंड इसमें हमें इनबिल्ट ग्राफिक्स यानी iGPU भी मिल जाता है। इससे आप विदाउट डेडिकेटेड GPU भी डिस्प्ले चला सकते हैं, यानी इस बिल्ड में आप अलग से ग्राफिक कार्ड लगाए बिना भी CPU से डिस्प्ले निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस CPU की पावर की बात करें तो सभी AAA टाइटल गेम्स को ये इजीली चला सकता है। एंड अगर बात करें वीडियो एडिटिंग की तो अप टू 4K वीडियो एडिटिंग तक ये आसानी से हैंडल कर लेता है। दोस्तों, अब इसके बाद बारी है रैम की। जो इसमें मैंने यूज की है वो आती है कोर्सेर ब्रांड की तरफ से कोर्सेर वेंजेंस DDR5 16GB 5200 MHz ब्लैक डेस्कटॉप रैम। एंड इसका जो प्रोडक्ट मॉडल नंबर है वो है CMK16GX 5M1B5200C40। इसकी मैक्स फ्रिक्वेंसी ओवरक्लॉक करने के बाद 5200 MHz तक जाती है एंड जस्ट 1.2 वॉट पर चलती है। एंड इसकी लेटेंसी हमें 40 77 नैनोसेकंड्स देखने में मिलती है। CPU, मदरबोर्ड एंड रैम के बाद बारी है इसके फोर्थ कंपोनेंट की, जो कि है स्टोरेज। एंड स्टोरेज इसमें हमें ऐसा यूज करना है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड काफी अच्छी हो। तो स्टोरेज के लिए इसमें मैंने यूज किया है XPG डाटा की तरफ से आने वाला XPG Gamix S70 ब्लेड, जो कि एक M.2 NVMe SSD है एंड 1 TB इसका स्टोरेज है। और दोस्तों, ये एक PCI जनरेशन 4 SSD है। इसकी रीड एंड राइट स्पीड हमें 7400 एंड 6800 MB पर सेकंड देखने में मिल जाती है। एल्यूमिनियम की हीट सिंक इस पे हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है, यानी कि दोस्तों, ये हीट सिंक जो इस पे प्री इंस्टॉल्ड है इसकी हीट को काफी हद तक कंट्रोल करती है। और दोस्तों, 5 इयर्स मैन्युफैक्चरर वारंटी भी इसमें हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है CPU कूलर। तो CPU जो इसमें मैंने यूज किया है उसे ओवरक्लॉक किया जा सकता है। एंड ओवरक्लॉक करने का मतलब है CPU को उसकी मैक्स मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ऊपर चलाना। एंड इससे हम इसमें
हैवी से हैवी टास्क कर सकते हैं। एंड जब इसे ओवरक्लॉक किया जाता है तो इसके टेम्परेचर काफी हाई तक जाते हैं। तो उसी वजह से इंटेल ने CPU के साथ कोई भी कूलर प्रोवाइड नहीं किया है। एंड वैसे भी हमारे यहाँ का टेम्परेचर यानी गर्मियों के सीजन में काफी हाई होता है। तो इस CPU को ठंडा रखने के लिए इसमें मैंने यूज किया है आफ्टर मार्केट कूलर, जो कि हमें मिल जाता है डीप कूल ब्रांड की तरफ से। एंड इसका मॉडल है गैमिक्स AG400 प्लस 120 mm CPU एयर कूलर। इसमें हमें ड्यूअल फैंस देखने में मिल जाते हैं और दोस्तों CPU को ठंडा रखने में काफी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों अब बारी है GPU के बारे में बात करने की। तो स्पेशली मैंने इस PC को बिल्ड किया है वीडियो एडिटिंग पर्पज के लिए। ओकेजनली कभी कभी मैं इस पे गेमिंग भी करना चाहता था, तो बजट के अंदर आने वाला एंड लेटेस्ट इंटेल की तरफ से आने वाला ग्राफिक कार्ड RK750 का यूज इसमें मैंने किया है। अभी अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट ये RTX 3060 को बराबर की टक्कर देता है। एडिटिंग पर्पज में तो ये आगे है ही, एंड कुछ गेम्स में ये RTX 3060 को भी पीछे छोड़ देता है। अगर बात करें स्पेशली वीडियो एडिटिंग की, तो इंटेल के GPU फर्स्ट GPUs हैं जो कि हार्डवेयर लेवल पे वीडियो एडिटिंग में AV1 कोडेक सपोर्ट करते हैं, जबकि इनके अपोजिट RTX 3060 में AV1 सपोर्ट हमें देखने में नहीं मिलता। बट जो अभी मार्केट में एनवीडिया की 4th जनरेशन एंड AMD की 7th जनरेशन के GPUs आए हैं वो इस कोडेक को सपोर्ट करते हैं, बट उनका प्राइस अभी आपको काफी हाई देखने में मिलेगा। दोस्तों अब बारी है इसके मेन कंपोनेंट के बारे में बात करने की, जिसके बिना हम इस PC को बिल्कुल भी नहीं चला सकते। तो दोस्तों वो कंपोनेंट है पावर सप्लाई यूनिट। तो यह अच्छे से अच्छा कंपोनेंट चाहे इस PC बिल्ड में हम यूज कर लें, बिना अच्छी पावर सप्लाई के हम इस PC को बिल्कुल भी इसके फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं कर सकते। और दोस्तों जिस एरिया में आप रहते हैं अगर वहाँ पावर प्रॉब्लम्स हैं, यानी अगर आपके एरिया में बिजली फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है या पावर कम या ज्यादा आती है, तो चीप पावर सप्लाई एंड जिसपे कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है उस पावर सप्लाई का अगर हम यूज करते हैं तो ये कभी भी जल सकती है एंड आपके PC पार्ट्स को भी डैमेज कर सकती है। तो बस पावर सप्लाई लेते वक्त आपको इस बात का खास ख्याल रखना है पावर सप्लाई कम से कम स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन वाली हो एंड हमारे PC कंपोनेंट्स को जितनी पावर चाहिए उनके अनुसार हो। तो जो PC हम बिल्ड कर रहे हैं उसका पावर कैलकुलेशन कैसे करना है, तो इसके लिए मैं ऑनलाइन पावर सप्लाई कैलकुलेटर वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां जाकर आप पावर सप्लाई कैलकुलेशन अपने PC कंपोनेंट्स के अनुसार कर सकते हैं। तो सेम इस PC बिल्ड में पावर कैलकुलेशन करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया डीपकूल की तरफ से आने वाला डीपकूल DQ750M V2L 80+ गोल्ड सर्टिफाइड एंड फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई। तो ये पावर सप्लाई गोल्ड सर्टिफाइड तो है ही एंड फुली मॉड्यूलर भी है, जिसमें वायर्स PSU से अलग होती हैं एंड जो वायर्स आपको चाहिए केवल उन्हें आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली हमें चाहिए इस पूरे PC बिल्ड को कंप्लीट करने के लिए एक PC कैबिनेट। तो दोस्तों जो कि इस PC बिल्ड में मैंने यूज किया है वो है एंट eSports की तरफ से आने वाला SX7 कैबिनेट। इस कैबिनेट का फ्रंट मैश डिजाइन हमें काफी अच्छा मिल जाता है। फ्रंट मैश के पीछे की तरफ हमें 3 RGB फैंस एंड बैक में हमें एक नॉन RGB फैन मिल जाता है। ATX मदरबोर्ड तक हम इसमें लगा सकते हैं। इस कैबिनेट में हमें पीछे की तरफ अलग से पावर सप्लाई एंड स्टोरेज यानी HDD या SSD को लगाने के लिए अलग से ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर की तरफ इसका IO पैनल देखने में मिलता है, जिसमें हमें USB 2.0 के 2 पोर्ट एंड USB 3.0 का 1 पोर्ट मिल जाता है। इसके बाद पावर बटन, रीसेट बटन एंड साथ में हमें इसके फैंस की RGB चेंज करने के लिए भी एक बटन मिल जाता है। दोस्तों अब तक के वीडियो में इसमें जो पार्ट्स यूज हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं इसको फिट कैसे करना है, यानी इसे बिल्ड कैसे करना है उस तरफ। तो सबसे पहले मदरबोर्ड को बॉक्स से बाहर निकाल लेना है एंड उसी के बॉक्स के ऊपर सजा लेना है एंड जो CPU हमने सेलेक्ट किया है उसे भी अनबॉक्स कर लेना है। इसके बाद मदरबोर्ड के इस पार्ट को जहां हमें CPU लगाना है उसे खोल लेना है एंड इस प्लास्टिक चिप को अंदर से धीमे से प्रेस करके बाहर कर देना है। इसे हमने इसलिए पहले बाहर निकाला ताकि किसी तरह की कोई भी गलती हो जाने पर हमारा CPU और मदरबोर्ड डैमेज ना हो जाए। इसके बाद मदरबोर्ड एंड CPU के कट से कट मिलाकर CPU को धीमे से बिना जोर लगाए इसमें बिठा देना है। इसके बाद वही लॉक को फिर से थोड़ा जोर लगा के बंद कर देना है। इससे CPU मदरबोर्ड के अंदर अच्छे से लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे मदरबोर्ड में रैम। हम जो भी 1, 2 या 4 स्टिक्स इसमें लगाने वाले हैं उन्हें अभी मदरबोर्ड पे लगा देना है। रैम लगाने से पहले रैम स्लॉट के इस लॉक को पहले प्रेस करके अनलॉक कर लेना है, यानी ये थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाएगा एंड जब इसमें हम रैम लगाएंगे तो इसका लॉक रैम के इस पार्ट में फंस जाएगा एंड रैम मदरबोर्ड में लॉक हो जाएगी। इसके बाद रैम लगाने के लिए आपको इसके कट को चेक करना है एंड सेम कट से कट मिलाकर मदरबोर्ड में लगा देना है। तो इसके बाद बारी है मदरबोर्ड में SSD लगाने की। तो मेरे पास जो मदरबोर्ड है इसके इस SSD स्लॉट पे पहले से ही हीट सिंक दी है, उसे ओपन कर लेना है। इसके दोनों तरफ पेच लगे होते हैं, तो इन्हें ओपन करने के बाद सेम वही कट से कट मिला के इसमें SSD को इंसर्ट कर देना है। अब हीट सिंक के नीचे जो ये टेप लगा है इसे उतार देना है एंड सावधानी से NVMe के ऊपर रख के इसके स्क्रू हमें फिर से टाइट कर देने हैं। और दोस्तों अगर किसी केस में इस SSD
SSD स्लॉट के ऊपर हीट सिंक नहीं है तो हम आसानी से जस्ट एक स्क्रू लगा के इसे टाइट कर सकते हैं। अब मैं दूसरी SSD लगा के आपको दिखाता हूँ। तो बस उसे मदरबोर्ड के बॉक्स के अंदर आने वाले स्क्रू को लेके एंड अपने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप आसानी से SSD लगा सकते हैं। इसके बाद हमने जो CPU कूलर परचेज किया है उसे भी अनबॉक्स कर लेना है। CPU के ऊपर CPU कूलर के साथ आने वाले माउंटिंग ब्रैकेट को इस पे लगा देना है, बट CPU कूलर यानी ऊपर वाले पार्ट को जिसमें हीट सिंक एंड फैंस हैं उन्हें हमें अभी नहीं लगाना है। वो इसलिए कि जब हम कैबिनेट में मदरबोर्ड लगाएंगे उसके बाद हमें PSU की वायर्स लगानी है, तो CPU की केबल लगाते वक्त ये हीट सिंक एंड फैन काफी दिक्कत देता है। दोस्तों अब बारी है इन सभी पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स को कैबिनेट में लगाने की। तो सबसे पहले हम कैबिनेट को अपने टेबल पे प्लेस कर लेंगे एंड दोनों तरफ से इसके पैनल्स को उतार के साइड पे रख देंगे। अब इसके बाद हमें मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर फिट करना है। तो मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर फिट करने के लिए हमें एक बार CPU कूलर के ऊपर वाले हीट सिंक को लगा लेना है। इससे मदरबोर्ड को कैबिनेट में प्लेस करना आसान हो जाएगा एंड जब हमें CPU की पावर केबल लगानी होगी तो इस हीट सिंक को हम फिर से उतार देंगे। CPU कूलर लगाने से पहले आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि CPU पे थर्मल पेस्ट जरूर से लगा देना है। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो आपका CPU कूलर आपके CPU को अच्छे से कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो CPU कूलर की हीट सिंक लगाने के बाद अभी मदरबोर्ड को हीट सिंक से पकड़ के कैबिनेट के अंदर प्लेस कर देना है। मदरबोर्ड प्लेस करने के बाद सभी स्क्रूज लगा के अच्छे से टाइट कर देना है। दोस्तों इसके बाद हम लगाएंगे पावर सप्लाई यूनिट को कैबिनेट के अंदर एंड उसकी सभी वायर्स जो हमें रिक्वायर हैं वो इस पे पहले ही यानी PC कैबिनेट के अंदर फिट करने से पहले ही लगा देंगे। PSU कैबिनेट में फिट हो जाने के बाद हमें इसकी वायर्स को मदरबोर्ड में लगाना है, यानी मदरबोर्ड की इस वायर को एंड CPU की इस वायर को। तो CPU की वायर लगाने के लिए हमें CPU कूलर के ऊपर वाले पार्ट यानी CPU की हीट सिंक को फिर से उतारना होगा। CPU कूलर हीट सिंक उतारने के बाद एंड उसके बाद CPU की पावर सप्लाई केबल लगाने के बाद हम फिर से CPU हीट सिंक को CPU ब्रैकेट पे लगा देंगे एंड CPU कूलर फैंस की वायर को मदरबोर्ड में सिस्टम फैन पोर्ट पे लगा देना है। अब इसके बाद बारी है इसमें GPU लगाने की यानी ग्राफिक कार्ड लगाने की। तो सबसे पहले GPU की ब्रेड्थ यानी चौड़ाई देख के कैबिनेट की इन पत्तियों को हटा देना है जहाँ हमें ग्राफिक कार्ड लगाना है। अब इसके बाद सेम वही PCI स्लॉट के लॉक को हल्का सा प्रेस करके अनलॉक कर लेना है एंड इसके ऊपर ध्यान से ग्राफिक कार्ड को प्लेस करके बस हल्के से प्रेस कर देना है। बस उतनी पावर का आपको यूज करना है जितने से आसानी से उसमें फिट हो जाए। GPU लगाने के बाद इसके पावर केबल को यानी GPU की पावर केबल को इस पे लगा देना है। दोस्तों इसके बाद बारी है कैबिनेट की वायर्स मदरबोर्ड में लगाने की। तो ऑडियो पोर्ट को ऑडियो पोर्ट में एंड USB पोर्ट को USB पोर्ट में आपको लगा देना है। ये काफी आसान है क्योंकि मदरबोर्ड में पहले से ही मेंशन होता है, यानी मदरबोर्ड की हर एक पोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि वो पोर्ट कौन सी है। सेम हमें USB 3.0 पोर्ट को भी इसमें लगा देना है। USB A पोर्ट मदरबोर्ड के इस पोर्ट में लगती है एंड USB C टाइप मदरबोर्ड के इस पोर्ट में लगती है। हमारी कैबिनेट में USB C पोर्ट नहीं है तो यहाँ ये पोर्ट खाली ही रहेगा। इसके बाद बारी है पावर बटन, रीसेट बटन, HDD एंड HDD LED की वायर्स लगाने की। तो ये काम थोड़ा टफ होता है, उसके लिए हमें मदरबोर्ड के यूजर मैनुअल का यूज करना है। उसे देख के वायर्स हम आसानी से इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों बारी है कैबिनेट के फ्रंट पे जो 3 फैन एंड रियर में जो हमें एक फैन मिल जाता है उनकी वायर्स लगाने की। तो रियर में जो हमें फैन मिल जाता है उसमें हमें 4 पिन स्टैंडर्ड मोलक्स कनेक्टर मिल जाता है एंड सेम हमें पावर सप्लाई में भी देखना है एंड उसके साथ इसे अटैच कर देना है। इसके बाद बारी है फ्रंट पैनल के फैंस लगाने की। तो इसमें जो कनेक्टर हमें मिलता है उसे हमें हार्ड डिस्क कनेक्टर के साथ अटैच कर देना है। इसके तीनों कनेक्टर हमें पहले से इस कनेक्टर के साथ लगे मिल जाते हैं तो इसे लगाना भी काफी आसान है। तो दोस्तों बस इस पॉइंट पे हमारा काम खत्म हो चुका है। बस कैबिनेट को बंद कर देना है। दोनों पैनल्स लगाने के बाद हमें लास्ट में इसके वाईफाई एंटीनास को भी अटैच कर देना है। तो बस हमारा PC बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें विंडोज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं एंड इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यहीं तक था मेरा वीडियो। PC कंपोनेंट्स का चयन यानी सिलेक्शन कैसे करना है एंड PC को घर पे ही असेंबल कैसे करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning.